आशा भोसले का जीवन कोई ऐसा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी के जीवन में आप उनके जैसे पहला विवाह था, फिर दूसरे विवाह उनका आर डी बर्मन के साथ हुआ, और आर डी बर्मन के साथ पहले विवाह और आर डी बर्मन से विवाह के बीच में जो 2 दशक रहे, उसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे शानदार गाने, मतलब वो गाने ऐसे थे ना, ऐसे लगता था कि जैसे आशा भोसले उड़ती हुई चली जा रही है और वहां से संगीत निकल कर आ रहा। वो जो 2 दशक थे, वैसे तो 50, 60, 70, 80, ये सारे के सारे चारों दशक ऐसे हैं जिसको अगर हम कहें कि कोई भी एक गाना बजाइए और वो कहां से निकलेगा तो वो आशा जी का निकलेगा, लेकिन वो गाने थे। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ ईश्वर भी मिलाता है। आर डी बर्मन और आशा भोसले, वो दोनों ऐसे तरह के लोग थे जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि ऑफ ट्रैक है, चलो जैसे कुछ काम कर रहे हो उसमें सबसे अलग करके दिखाओ, तो ये दोनों अलग करके दिखाने वाले थे, इसीलिए शायद मिले। लेकिन सोचिए इनके जीवन में भी कितना दुख का अवसर रहा होगा कि इनके 2 बच्चे वो इनके सामने चले गए। वर्षा और हेमंत, 2 बच्चे इनके सामने चले गए। अभी सिर्फ एक बच्चे इनके आनंद भोसले हैं। लेकिन ये दोनों तरह से कि एक सेलिब्रिटी, एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके घर में सब हीरो हैं, कोई मतलब हीरो से नीचे वाला है ही नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में अगर संगीत का, सुर का, उसका कोई ऐसा कुछ होगा तो इंडेक्सिंग होगी, तो बड़ी बाद वाली इंडेक्सिंग शुरू होगी दूसरे लोगों की। तो ऐसी महान शख्सियत है वो, आज वो हम लोगों को छोड़कर गई, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनकी जो बोली हुई चीजें हैं ना, कई बार जो आपने जो बताया कि आपने इंटरव्यू किया है, उनके जितने इंटरव्यूज है, गाने से इतर जो बोलती थी ना, वो बड़ा शानदार शानदार लाइनें बोली। एक बार मैं वो हिमेश रेशमिया जब नए नए आए थे और बड़े फिट हुए एकदम लगातार, वो आते उनके सारे गाने हिट हो गए, तो वो लोग, बहुत से लोग कहते थे नाक से गाते हैं। तो उनसे पूछा गया एक बार कि भाई ऐसा आपके लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा कि आर डी बर्मन भी नाक से गाते थे। तो इनसे पूछ लिया गया कि उन्होंने, हिमेश रेशमिया ने कहा है कि आर डी बर्मन भी नाक से गाते थे। अरे जो भड़की थी उस वक्त ये कि जो ऐसा कहता है उसको मारना चाहिए कि आर डी बर्मन नाक से गाते थे। एक बार आप प्रोफेसर साहब भी कुछ कहना, क्योंकि इस दौर से तो सब गुजरे हैं ना उन गानों के। और सबसे मजेदार क्या था कि चुलबुलापन उनके जो गाने में था, वो लता जी भी इमिटेट नहीं कर पाती थी। जैसे अगर आप देखें, आजा 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 पिया तोहे प्यार दूं, चाहे आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। और कई बार क्या होता था कि जब वो गाड़ी में जाती थी, रिहर्सल के करते जाती थी, और एक बार क्या हुआ कि वो हाजी अली से गुजर रही थी, उनका ड्राइवर, वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप सुर ऊपर नीचे करते हैं कई बार। एक बार क्या हुआ, ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा था, गाड़ी चला रहा था, और आगे जाके उनको लगा कि इनकी सांस अटक रही है, तो बोले क्या करूं, आगे चलूं क्या, कि रोक दूं यहीं पे, आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलूं? फिर उन्होंने अपने नॉर्मल आवाज में कहा कि मैं रियाज कर रही हूं, तो आगे चलते। और एक दूसरा, बॉय जॉर्ज के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन, बड़ा फेमस एक एल्बम आया था। उन्होंने पूछा, वो गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे, कि ये आशा जी, ये चुरा लिया है तूने मेरा दिल, वो वाला जो गाना है वो क्या है? तो वो कहती हैं मुस्कुरा के, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या राइट, हाँ। तो वो कहती हैं, इट मीन्स आई हैव स्टोलन योर हार्ट। इतने चुलबुले अंदाज में कि बॉय जॉर्ज का उस समय का फोटो अभी भी मुझे याद है। बॉय जॉर्ज ने शर्माते हुए कहा कि ओ अच्छा, डज दिस मीन दिस? तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत इस तरह से बहुत पॉपुलर रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने गाने गाए और लास्ट मिनट तक एक्टिव रही, मतलब 80 के दशक में भी अपने जीवन काल में भी वो रिकॉर्डिंग करती रही। तो आप समझ सकते हैं, उमराव जान का वो गाना, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाहे आंधी का, वो सारे गाने, मतलब वो लगता था जैसे सचमुच कोई दिल से गा रहा है, और उस एक्टर के रोल को वो फिट बैठता था। तो अच्छा, ये जो तुलना है ना, ये लगातार चलती रही दोनों बहनों के जीवन में, क्योंकि जैसा अब लता जी को तो कोई दिया दिखा नहीं सकता, ये भी मतलब वो, और लेकिन फिर भी मतलब ये राइवलरी है या कंपटीशन है। बॉम्बे फिल्में मैगजीनें बहुत छापा करती थी इन खबरों को, बहुत चर्चा मिलती थी शुरुआती दौर में, और जब ये दोनों लेजेंड बन गई उस तब तो बिल्कुल पीक पर चल रहा था मामला। लेकिन ये लोग कहते हैं, मतलब संगीत को बहुत समझने जानने वाले, जो रेंज आशा जी की थी, उसमें कोई जो वर्सेटैलिटी थी, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जी राव जी, देखिए, वर्सेटैलिटी थी, इसीलिए आप मधुबाला से काजोल तक उन्होंने गाने गाए। हाँ, क्या भाई, अगर एक रेंज देखें, और दूसरा वो ये कहती थी कि जैसे व्यक्ति को अगर सांस ना हो तो वो मर जाता है, तो मेरे लिए संगीत वैसा है, अगर मेरे लिए संगीत मेरे जीवन में ना हो तो मैं नहीं रहूँगी। तो वो ये लोग उपासक थे संगीत के, मतलब संगीत को जीते थे, संगीत में ही रहते थे। तो बहुत, अगर उस तरह से देखें तो ये इनका जाना आशा जी का बहुत बड़ी, एक तो इंडस्ट्री के लिए और लोग जो संगीत के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ी
भाई आप यही देखिए ना, आपने कब उन्होंने कब से गाना शुरू किया, आप बता रहे थे 1940 से 40 से 40 से, हाँ, 40 समथिंग से लेकर के आज 60 साल हो गए इस बात को। 60 साल बाद भी हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि यार कि जैसे हमारे जमाने की गायिका हैं, आज भी कोई बच्चा वो फिल्में सुनेगा जो तो उनकी उमराव जान की गजलें, हाँ, मतलब- या फिर आंधी के गाने, मतलब आप भूल ही नहीं सकते इन गानों को। ऐसे ऐसे गाने हम लोग चूंकि अभी बात कर रहे थे तो मैंने भी कहा सब लोगों को वही ध्यान में है कि 40, 50, 60, 70, 80 तो 90 तक आते आते हम रुक गए। तो मैंने सोचा, मैंने ये खोजा, अभी पढ़ रहा था मैं, ये शैडोवी लाइट, ये गोरिल्लाज बैंड के साथ उनका लास्ट एल्बम है। और ये कब है? ये अभी रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये लेटेस्ट है, अप्रैल 2026 का है। ये ब्रिटिश वर्चुअल बैंड है गोरिल्लाज। अब उनकी रेंज आप इसी से समझिए कि वो कहां से कहां तक। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आपके जीवन में अगर किसी चीज को करने को अंदर से, जैसे जो है ना कि मेरे लिए जीवन जैसा है, सांस आने जाने जैसा है, अगर ऐसा होता है तभी वो आदमी इस तरह से हो सकता है, इस तरह से खड़ा हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना, एक ही काम 10 साल से कर रहे हैं, कितना करेंगे, एक ही काल ये कर रहे थे, कितना करेंगे। तो जो उसको, जिसको कहते हैं ना कि एकदम से फाइन ट्यून कर देना होता है, वो शायद वो आशा भोसले थी। अगर आप कहें कि संगीत का फाइन ट्यूनिंग कौन कर सकता है तो आशा भोसले। पर ये भी बड़ा कमाल की बात है कि अपने फादर से उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। वो 4 साल की थी जब फादर की डेथ हो गई थी। तो अच्छा, इतनी फॉर्मल ट्रेनिंग कहाँ से सीखा इन्होंने? बाद में उन्होंने इसको जिस तरह से इसमें इन सब को सिखाने का जाता है इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भाई ने सिखाया। और वो चूंकि वो, और कई बार होता है ना, कई बार हम लोग कहते हैं, वैसे ही आज ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो यहाँ तो हृदयनाथ मंगेशकर ने भाई का ऐसा रोल निभाया। बिल्कुल। कि वो सबको- वैसे लता जी के लिए, आशा जी के लिए, दोनों के लिए पता नहीं ऐसा कोई फ्रेज होता है कि नहीं, समीर जी बताएंगे। कल्चरली ग्राउंडेड लगते थे मुझे बड़े, मतलब अपने वो मराठी कल्चर में पूरी तरीके से रमे बसे, और मतलब शैली हर चीज में वैसी ही दिखती थी। बिल्कुल ओके, मतलब लेकिन गाने के बोल में कभी आपको आप ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ के हैं। निश्चित रूप से, लेकिन परिवार का जो माहौल भी था वो एकदम ट्रेडिशनल मराठी, जो कोंकणी रहता, उसी तरीके से भोजन बनना, उसी तरीके से रहना, उसी तरीके से व्यवहार, उसी तरीके से मराठी में घर में बात करना। और बड़ा, लता मंगेशकर जब नया नया गाना शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो लता मंगेशकर रिकॉर्ड करा कर आती थी और घर पर बताती थी कि मैंने ऐसा गाना गाया। तो फिर तीनों चारों बहनें बैठती थी और फिर लता जो गाती थी, आशा कहती थी कि अब मैं इसको अलग वर्जन में गा के दिखाती हूँ, अलग तरीके से गा के दिखाती हूँ आपको, फिर उसको अलग तरीके से गाती थी।